और इस वक्त हमें किन्नर अखाड़े में, जो कि महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, अनेकों कहानियाँ किस्से नज़र आ रहे हैं। तमाम जगह पर आपको किन्नर समाज के वो लोग नज़र आएंगे जो कहीं ना कहीं आज के इस समाज को जो है एक ख़ास संदेश देते नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार जो मानसिकता है लोगों के अंदर, उस मानसिकता को बदलें और जो भेदभाव है उसे ख़त्म करें और सबको एक समान अधिकार दें। ऐसे मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी माता जी के रूप में जो है एक किन्नर बैठी हुई है। इनका नाम है पलक। बात करेंगे इनके जीवन के बारे में भी और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो किन्नर अखाड़े में मौजूदगी के बावजूद और उसके अलावा जो है किन्नर क्या किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। माता जी नमो नारायण। नमो नारायण। जय श्री महाकाल। माता जी कहाँ से हैं आप वैसे? जी मैं जय श्री महाकाल, मेरा नाम है पलक नंदगिरी, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी जी की शिष्य। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। प्रयागराज की ही रहने वाली? जी हाँ, मैं प्रयागराज की हूँ। कितने वर्ष की थी तब आप यहाँ पर आई, इस अखाड़े से जुड़ी? ये अखाड़ा तो 2015 में जब नालसा जजमेंट पारित हुआ था तब ये अखाड़े का गठन हुआ था, तो मैं तब से इस अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ। परिवार से कब नाता तोड़ा या परिवार से कब दूरी बनी? परिवार ने कब आपको यहाँ पर लेकर आए या फिर आप खुद की इच्छा से आई? परिवार में तो मैं बहुत बचपन से यहाँ से हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से हूँ। जी मैं काफ़ी छोटी थी। काफ़ी छोटी थी। तो पढ़ाई वगैरह भी आपकी हुई है माता जी? जी हाँ, पढ़ाई हुई है मेरी। कहाँ तक पढ़ी है वैसे? मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ। हाई स्कूल तक पढ़ी है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं अभी फ़िलहाल वर्तमान में? परिवार फैमिली में मेरे मम्मी थी हैं, पापा हैं, भाई है, बहन है। जी सभी प्रयागराज के ही हैं? जी हाँ, प्रयागराज की हैं। और क्या अभी भी जुड़ाव है उनके साथ में? जैसे नागा साधु संतों की कहानी होती है कि अगर एक बार आप सन्यासी बन गए तो आपने मोह माया पूरी दुनियादारी छोड़ दी, त्याग दिया, तो उसी तरीके से कुछ आप लोगों का भी होता है? जी हाँ, ऐसे ही होता है? जी हाँ। तो आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी परिवार से? काफ़ी साल हो गए, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। क्या उनसे मैंने अपने गुरु के मुँह ज़बानी सुनी है कि हाँ मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ और मेरे परिवार प्रयागराज के ही हैं। कोई तस्वीर, फोटो, भाई बहनों की कुछ भी आपके पास में डिटेल्स नहीं है? मतलब ऐसा कुछ भी अभी याद नहीं आती उनकी? बचपन से ही गुरु को देखा है, गुरु का ही प्यार मिला है, तो गुरु को ही लगाव है। माता जी कब ये पता चला, जैसे कि होता क्या शुरुआत में चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन कुछ दिन बाद जब व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये थोड़ा सा वैसा सीन है। तो कब आपको पता चला या माँ बाप ने कब आपको बताया इसके बारे में? माँ बाप बता रही हूँ ना कि मैं काफ़ी छोटी थी तब से मैं गुरु के ही पास हूँ। जब से मैंने अपना होश संभाला है मैंने सिर्फ अपने गुरु को ही देखा है। तो शुरू से आपका जो रुझान है वो गुरु जी के पास में और धर्म को लेकर के जो है इधर हो गया और आपने परिवार को त्याग दिया? जी हाँ। कितनी उम्र होगी माता जी आपकी? मेरी इस समय 24 है। जी हाँ। अच्छा, क्या जीवन रहता है? डेली की दिनचर्या किस तरीके से होती है? जैसे आप लोगों की अखाड़े से जुड़ने के बाद में क्या दिनचर्या होती है? आम जिंदगी कैसी होती है? आम जिंदगी हमारी ऐसी होती है कि सुबह हम उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, घर में 2-4 काम होते हैं, अपना पूजा पाठ किया, फिर उसके बाद हम लोग अपनी माता रानी का भजन गाते हैं अपने ही घर में। हमारी एक ढोलक होती है, मजीरा होता है, हमारा एक गल्ला होता है छोटा सा, ठीक है, जो कि हमारे बहुचरा माँ का हमारा आशीर्वाद होता है। तो हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। माता जी जैसे अभी तमाम चीज़ें होती हैं कमाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसा कि एक सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोग जो है शादी ब्याह में जाते हैं, कुछ लोग बाहर जो है ढोल नगाड़े बजा के, कुछ लोग ट्रेनों में, तमाम जगहों से जो है मतलब जो कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्या एक वो ज़िंदगी वही ज़िंदगी होती है या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसा जीवन है जिसके ज़रिए जो है आप लोगों की कमाई या फिर आमदनी होती है, या कोई और ज़रिया होता है? इसके अलावा और कोई आमदनी नहीं है हमारे पास। हमारा यही काम है। अगर हम अपना पेट भर सकते हैं तो सिर्फ नाच गा कर ही भर सकते हैं। अच्छा, नाच गा कर ही भर सकते हैं। अच्छा, कहीं नौकरी हुआ कहीं और जगह पर फ़िलहाल अभी जो है उतनी वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं? देखिए, इसके विषय में सरकार काम कर रही है, ठीक है। मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में किन्नरों के मतलब फ़ायदे के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई भी हैं और हो भी रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बदलाव नहीं है। तो बस यही उम्मीद करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि आने वाले समय में समय बदलेगा। माता जी, ये जो सरकार अभी वर्तमान में जैसे मोदी योगी की जो जोड़ी है, इसके रहते हो क्या आप लोगों को जो अधिकार है वो क्या ज़्यादा मिल रहा है, या फिर एक तरीके से कहा जाए जो इज़्ज़त सम्मान जो कुछ भी चीज़ें हैं
वो क्या अच्छे से मिल पा रहे हैं? क्योंकि पिछली सरकारों में, अब की सरकारों में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं, खासतौर से धर्म से जुड़े हुए लोग। तो आपको भी क्या ऐसा लगता है, ये चीज़ नज़र आ रही है? जी देखिए, पहले किन्नरों के प्रति जो लोगों का बर्ताव था, जो बिहेवियर था, जैसे कि हमारी आइडेंटिटी नहीं थी, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि हम एक किन्नर हैं, हम किसी को कह नहीं सकते थे या हम किसी को बता नहीं सकते थे, या बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो इस सरकार में क्या बोलते हैं कि अब हम सर ऊंचा करके, ठीक है, हम बहुत ही गर्व से हम लोगों से कह सकते हैं कि हाँ, आई एम अ किन्नर, आई एम अ ट्रांसजेंडर, मैं एक किन्नर हूँ। हम गर्व के साथ कह सकते हैं और उसके प्रति लोग हमें सम्मान भी दे रहे हैं, लोग हमें प्यार भी दे रहे हैं। जैसे कि आप खुद देख रहे होंगे कि हमारा किन्नर अखाड़ा लगा हुआ है और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, पैर छू रहे हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। माता जी, जब आप बचपन से लेकर के आपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की, जो स्कूल रहा होगा वो शायद कुछ कोई अलग सा स्कूल तो नहीं रहा होगा जिसमें सभी लोग पढ़ते हैं उसी में। तो क्या उस दौरान आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या परेशानी हुई? मैं मतलब बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती थी, इसी वजह से पढ़ाई छूटी। वरना मेरे गुरु तो मुझे बहुत फोर्स करते थे, जैसे कि आप जानते होंगे कौशल्यानंद गिरी जी महामंडलेश्वर, वो मुझे अभी भी बहुत फोर्स करती हैं कि तुम पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, डांसिंग में, सिंगिंग में, मैं हर चीज़ में मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में। तो इसलिए वो अभी भी मुझे फोर्स करते हैं कि तुम पढ़ाई आगे करो। लेकिन ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मतलब समाज की मानसिकता की वजह से, वो भेदभाव की वजह से जो है आपने 10th के बाद अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी। और आपने बताया सिंगिंग का आपको शौक़ है, आर्ट का शौक़ है, और आप मतलब एक तरीके से कहा जाए कई फील्ड में जो है आप शौकीन हैं। और मुझे क्लासिकल सीखने का बहुत शौक़ था। जी, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरी बहुत रुचि थी। तो लेकिन बस यही कुछ लोगों की वजह से मैं नहीं कर पाई आगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब अब ये आपका शौक़ है, कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो चीज़ होगी अभी भी, और आप गुनगुनाती होंगी गीत वगैरह। जी, सिंगिंग ज़्यादा, मुझे डांसिंग का शौक़ था। डांसिंग का शौक़ है। तो कभी ऐसा होता है मौका कि जैसे आप जब बैठी हुई हैं, जैसे माता जी के साथ बैठी हैं, अपनी टीम हो, तो कभी ना कोई सिंगिंग के ज़रिए, डांस के ज़रिए जो है? जी हाँ। जी। एक चीज़ और भी है, जैसे एक तरीके से कहा जाए तो किन्नर समाज के जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब बहुत ही खूबसूरत हैं। आपका जो वेशभूषा है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अलग नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं खूबसूरती जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी है, कहा जाता है कि जैसे आप लोगों का आशीर्वाद किसी को भी लग जाए या फिर बद्दुआ अगर लग जाए तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आशीर्वाद लग जाए चीज़ें पूरी हो जाती हैं। इन दोनों का क्या रहस्य है? जी, रहस्य ये है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि राम भगवान को किन्नरों का वरदान था। मतलब राम भगवान ने किन्नरों को वरदान दिया था जब वो क्या बोलते हैं वनवास से लौट कर आए थे, तब उन्होंने किन्नरों को एक वरदान दिया था कि कलयुग में आपका राज होगा, आप जिसको जो भी आप दुआ दोगे आपकी वाणी सत्य होगी। ठीक है, तो ये हमें राम भगवान का आशीर्वाद है कि हम कलयुग में लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और रही बात बद्दुआ की, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो किन्नर होता है वो शुरू से ही इस ज़माने का, समाज का, लोगों का सताया हुआ है। ठीक है, तो उनके अंदर भी एक दुख है, उनके अंदर भी एक क्रोश है। ठीक है, तो अब अगर मान लो किसी बात से, किसी नाराज़गी से, ठीक है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया, तो पहली चीज़ तो किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं। जी, किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। अगर मान लीजिए आक्रोश में या नाराज़गी में अगर उन्होंने कभी कुछ कह दिया, तो आप कभी ये मत सोचिए कि वो आपको दिल से बद्दुआ दे रहे हैं। जी। अक्सर शादियों में देखा जाता है कि जैसे मुँह मांगी कीमत मांगती हैं। खैर, अब बाद में वो तो सरेंडर कर देती हैं कि चलो जितनी इच्छा है उतना दे दो आप। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ परिवार वाले भी दुखी हो जाते हैं, कहते हैं इतना ज़्यादा अमाउंट कहाँ से मैनेज करें, ऐसा वैसा। तो उन जैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कई ऐसी मंडली है जो घूमती टहलती है, देश में बहुत बड़ा आप लोगों का एक तबका है, लाखों लोगों की संख्या है कहीं ना कहीं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर कोई परिवार ऐसा है जहाँ बच्चे जन्मे, जहाँ शादी हुई और शायद वो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, तो वहाँ पर कैसे मैनेज करें उन चीज़ों को? मैं पहली चीज़ तो अपने कुछ किन्नर समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि उन्हें भी ये समझना चाहिए और वो ये समझें। और मैं कुछ परिवार वालों से भी, बाकी और मैं अपने जजमानों से भी कहना चाहूँगी कि आप उन्हें समझिए, वो आपको समझें, क्योंकि उनका यही रोज़ी है, यही रोटी है, इसी से उनका पेट भरता है। तो थोड़ा उन्हें भी समझना चाहिए, थोड़ा उन्हें भी समझना चाहिए। माता जी, बस एक सवाल और रहेगा मेरा, क्या संदेश देंगे जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जो लोग भी आपके दर्शन कर रहे हैं,
और क्या उन्हें आशीर्वाद के रूप में देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, ये हमारे सनातनियों का, सनातन धर्म का एक महापर्व है, ठीक है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। तो बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है, महाकुंभ को सफल बनाएं, डिजिटल कुंभ को सफल बनाएं। नमो नारायण। नमो नारायण। तो ये थी मेरे साथ में किन्नर समाज की एक साध्वी पलक जी, जो कि माता जी के रूप में यहाँ नज़र आ रही हैं। आप देख रहे होंगे काले वस्त्र में जो है बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ बताई। और अच्छी चीज़ ये है कि बद्दुआ से लेकर के आशीर्वाद और तमाम पहलुओं पर हमने इनसे बातचीत की, जाना कि आखिरकार किन किन मुसीबतों से लड़ करके जो है आप यहाँ तक पहुँची। पढ़ाई में जो है इनकी इच्छा बहुत ही ज़्यादा थी, ये बहुत आगे तक पढ़ाई करना चाहती, लेकिन समाज के भेदभाव, समाज की मानसिकता की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें 10th तक जो है अपना पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में ये भूमिका निभा रही अखाड़े के साथ में जुड़ करके, और तमाम अहम किरदारों के साथ में आगे बढ़ रही। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।